अच्छा जनाब, पाकिस्तान के अंदर जो केपी के चीफ मिनिस्टर हैं अली अमीन गंडापुर साहब, उन्होंने कहा जी कि जो JUIF के चीफ हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब, उनके तो अपने पास अपने घर में यानी कि केपी में एक सिंगल सीट भी नहीं है, तो उनका तो अगर कोई वर्कर भी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से खड़ा होएगा तो वो शायद जीत सकता है, तो ये तो जीत नहीं सकते, तो सिंगल वोट भी इनके पास नहीं है। तो ये जो है, ये कैसे ये इतनी बड़ी बड़ी बातें बनाते हैं। ये गंडापुर साहब आज मीडिया से इस्लामाबाद में बात कर रहे थे और जो है वो कह रहे थे कि जी हम जो है वैसे तो इमरान खान साहब ने कहा है कि हर किसी के साथ दोस्ती करें, बात करें, तो अगर ये हमारे साथ बात करना चाहते हैं तो हम इनके साथ बात तो कर सकते हैं, लेकिन अलबत्ता इनकी अपनी कोई भी जो है वो हैसियत नहीं है। गंडापुर साहब आज इस्लामाबाद के अंदर जो एंटी टेररिज्म कोर्ट है उसके अंदर अपने जो ऑडियो लीक्स के सिलसिले के जो केसेस हैं एंड वायलेशन ऑफ सेक्शन 144 और एलिज्ड इन्वॉल्वमेंट इन वेंडलिज्म एट इस्लामाबाद जुडिशियल कॉम्प्लेक्स, उस सब के सिलसिले में ये आए हुए थे जब इनके साथ बात की। ये बात इनसे इस वास्ते जर्नलिस्टों ने की क्योंकि इनसे पहले इनके पार्टी के जो लीडर हैं असद कैसर साहब, उन्होंने फजलुर रहमान साहब को फोन किया था और उनके साथ ये जो करंट अफेयर्स के ऊपर जो है जो कि यानी मुल्क में जो कुछ चल रहा है उसके ऊपर बात कर रहे थे। और उन्होंने कहा जी कि अगर आपको सुप्रीमेसी ऑफ लॉ इस कंट्री में चाहिए तो हम एक जो पॉलिटिकल मूवमेंट शुरू करने वाले हैं उसमें आप हमारा साथ दें। उसका नाम जो है इन्होंने रखा है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ दस्तूर, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोटेक्शन। तो उसके ऊपर तो उस सिलसिले में चीफ मिनिस्टर साहब जो हैं वो बड़ी सारी बातें कर रहे थे। वो कहते हैं जी इमरान खान साहब हमेशा पाकिस्तान के इंटरेस्ट में कहता है कि किसी के साथ भी हम बात कर सकते हैं, क्योंकि जो PDM 1 और फिर अब PDM 2 को जो पावर में जो लाने वाले हैं, जिन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया है उसकी वजह से मुल्क को बेतहाशा नुकसान हुआ है। नवाज शरीफ साहब जो हैं जी उनको आज क्लीन चिट दी है नैब ने तोशाखाना व्हीकल रेफरेंस केस में, और अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में इस्लामाबाद में जो है इनको नैब को कहा था कि ये नवाज शरीफ साहब के सिलसिले की जो है फॉरेन इन्वेस्टिगेशन पूरी की जाए और उनको एक रिपोर्ट दी जाए। उसी सिलसिले की आज ये रिपोर्ट जो है वो दे रहे थे और उसके अंदर उन्होंने एक्विट किया है इनको। नैब ने कहा जी कि ये जो गाड़ी जो है वो तोशाखाना का हिस्सा नहीं थी जिस वक्त ये परचेज की गई थी। एक गाड़ी उनको जो सऊदी गवर्नमेंट ने गिफ्ट के तौर पे 1997 में दी थी वो तो उन्होंने तोशाखाना में डाली थी, लेकिन लेटर ऑन 2008 में यूसुफ रजा गिलानी साहब जो हैं उन्होंने उनको कहा था कि आप ये गाड़ी जो है वो खरीद लें। तो इन्होंने ये गाड़ी जो है ट्रांसपोर्ट पूल जो था उसमें से खरीदी थी। उस वक्त ये तोशाखाना का हिस्सा नहीं थी और जिस तरीके से इन्होंने खरीदी है, जिसके के बारे में कहा जा रहा था कि शायद फेक बैंक अकाउंट इन्होंने पेश किया था, कोई फेक बैंक अकाउंट पेश नहीं किया था, इनका बैंक अकाउंट भी ठीक था। तो अब मतलब है कि इनको तो क्लीन चिट चलो मिल गई है, लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि यूसुफ रजा गिलानी साहब को क्या आप कोर्ट बुलाएगी कि भाईजान जो गाड़ी तोशाखाना में थी आपने कैसे जो है नवाज शरीफ साहब को कह दिया कि जी तुम खरीद लो। तो अब क्या फिर अब केस अब यूसुफ रजा गिलानी साहब पे चलाना बनता है कि नहीं बनता है? यानी जरदारी साहब ने गाड़ी ली, आपने ली, नवाज शरीफ साहब को कहा जी लो जी खुले खाते हैं आप भी गाड़ी ले जाओ, अपनी मर्जी से जी वो पैसे आप जो हैं बना रहे हैं, चीज़ें लेके जा रहे हैं। लेकिन वो जो इमरान खान है जिसने के सही तरीके से कीमत लगवा के चीज़ों की पैसे दे के तो गिफ्ट्स वहां से लिए हैं, उसको आपने जनाब जो है जेल में डाला हुआ है। तो अब आप सारों को भी जेल में नहीं जाना चाहिए, इंक्लूडिंग यूसुफ रजा गिलानी साहब का। मतलब है कोई वही जो ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है? कोई शर्म हया नहीं है आप लोगों में, और मुल्क को बस लूटने के ऊपर लगे हुए हैं और फिर मुल्क के बहुत बड़े ठेकेदार आप बनते हैं। बात आपसे करो तो आप अगले बंदे को बात नहीं करने देते। हमारे जैसा जर्नलिस्ट कोई आपको सवाल करे तो आप कहते हैं ओ बीबी बीबी चुप करें, आप नॉर्थ अमेरिका में बैठी हैं, आपको क्या पता है? मतलब है तुहानू ज़्यादा पता है, तुसी साढ़े कोलों ज़्यादा पढ़े लिखे हो यार। बहरहाल बात तो करने देते नहीं है ये, लेकिन क्वेश्चन हमारा तो हम तो सवाल हमेशा उठाएंगे जनाब, ऐसे है। अच्छा जी, अब खबरें आ रही हैं कि जो सऊदी क्राउन प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सलमान साहब वो शायद अब पाकिस्तान आ सकते हैं और बहुत ही हाईली प्लेस्ड डिप्लोमेटिक सोर्सेज जो हैं उन्होंने आज मीडिया से बात करते हुए ये सारी इंफॉर्मेशन उनको दी है। उन्होंने कहा जी कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जिस वक्त सऊदी गए थे तो उस वक्त उन्होंने इनको इन्वाइट किया था और उन्होंने लगता है कि इनका इन्विटेशन मान लिया और थोड़े दिनों में आएंगे। आपको पता ही है, हम आपको बता रहे हैं कि मीनवाइल सऊदी फॉरेन मिनिस्टर जो हैं प्रिंस जो हैं वो यहाँ पे जो हैं वो आए हुए हैं
फरहान। और पाकिस्तान ने जो है वो सोच रहा है कि इस मौके पे जब मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान में आएंगे तो पिच करेंगे 25 प्रोजेक्ट्स, जिसके के अंदर वो कहेंगे सऊदी अरेबिया को इन्वेस्टमेंट करने के लिए एट द ट्यून ऑफ 32 बिलियन यूएस डॉलर्स, जिसके के अंदर वो कहते हैं जी कि रेल लिंक्स बनाए जाएंगे मेजर माइनिंग साइट्स के साथ। गवादर के अंदर इन्वेस्टमेंट आएगी 2 बिलियन की, और डायमर भाषा डैम जो है उसके लिए हम उनको कहेंगे आप इन्वेस्ट करें 1.2 बिलियन। इसके अलावा इस्लामाबाद के पास एक लग्जरी 5 स्टार होटल के लिए भी हम उनको ज़मीन दिखाएंगे जो कि सीडीए के पास है, जिसमें कि सऊदी अरेबिया जो है एक होटल डेवलप कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें जी ये कहते हैं जी कि हम मोहम्मद बिन सलमान जब आएंगे तो उनके साथ हम ये सारी डिस्कशन करेंगे। मीनवाइल पाकिस्तान के जो नए फाइनेंस मिनिस्टर हैं मोहम्मद औरंगजेब साहब, वो आजकल वाशिंगटन में गए हुए हैं और वाशिंगटन में उनकी बेशुमार मुलाकातें जो हैं वो जारी हैं और बहुत सारे लोगों के साथ वो बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो उनकी मुलाकात वर्ल्ड बैंक के जो प्रेसिडेंट हैं अजय बंगा उनके साथ वहाँ पे हुई और उन्होंने उनको बताया कि भाई पाकिस्तान के अंदर बहुत पोटेंशियल है और सारे अपने बताया कि हमने क्या रिफॉर्म्स लिए हैं टैक्सेस में, एनर्जी में, प्राइवेटाइजेशन में। और उन्होंने कहा जी कि हमको आपको 10 ईयर रोलिंग कंट्री फ्रेमवर्क प्लान के अंदर पाकिस्तान को हिस्सा बनाना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने कहा जी अजय बंगा साहब को कि आप पाकिस्तान का चक्कर लगाओ, वहाँ पे आओ और आप देखो कि पाकिस्तान के अंदर चीज़ें जो हैं वो कितनी बेहतरी से चल रही हैं। इसके साथ साथ इनकी मुलाकातें एशियन डेवलपमेंट बैंक के प्रेसिडेंट मसात संगू असाकावा के साथ जो है वो भी हुई। यहाँ पे भी इन्होंने कहा कि जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है उसको प्रोटेक्शन देनी चाहिए, पाकिस्तान का जो एनवेलप ऑफ कंसेशनल फाइनेंसेस है उसके अंदर उसका हिस्सा बनाना चाहिए ताकि हमारे जो प्रोजेक्ट्स इन द पाइपलाइन है उनको हम कंप्लीट कर सके। इसके बाद इनकी मुलाकातें हुई यूएस इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन के सीईओ जो है स्कॉट नेथन के साथ, और उनको भी इन्होंने कहा कि आप इस्लामाबाद में आएँ और पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट्स करें। फिर ये आखिरी जो इनकी मुलाकात रही वो सऊदी फॉरेन मिनिस्टर मोहम्मद अल जदान जो है उनके साथ हुई और उनको भी इन्होंने कहा जी कि आप पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें, एड मत दें। तो अब जनाब देखेंगे कि ये क्या जो है यहाँ पे चलता है। डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं, कल हमने आपको बताया था कि फैजाबाद धरने के ऊपर जो कमीशन बिठाया था सुप्रीम कोर्ट ने, उसकी रिपोर्ट आई थी जिसमें क्लीन चिट दे दी गई थी जी लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद साहब को, डीजी रेंजर्स जो थे मेजर जनरल अजहर नवीद साहब को जो है वो दी गई थी। फैज हमीद साहब जो थे ISI के डीजी थे, तो इन दोनों को क्लीन चिट दे दी गई। उसके ऊपर ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा है कि ये बिल्कुल गलत किस्म की इनकी प्रोब थी, बिल्कुल सही नहीं थी, इसकी कोई ऑथेंटिसिटी, कोई क्रेडिबिलिटी और कोई वैल्यू नहीं है। वो कहते हैं जी कि मेरे जैसे गरीब को, पॉलिटिशियन को बुला के ये बार बार जो है बुलाते थे ये कमीशन और सवाल करते थे, लेकिन अगर ये कहा जा रहा है जी कि इनको जोर दिया गया था कि आप इस पे साइन करो और आपकी बात लोग मानेंगे, तो इसके अंदर जोर किसने दिया? और अगर जोर जनरल बाजवा ने दिया तो जनरल बाजवा साहब को क्यों नहीं बुलाया गया अदालत में, उनसे क्यों नहीं पूछा गया? लेकिन वो कहते हैं जी जिस वक्त मैं कमीशन के सामने गया तो मुझे उसी वक्त पता चल गया था कि ये कमीशन कोई अपना काम करने में सीरियस नहीं है। तो इनको खुद से अपना इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा कि क्या इन्होंने अपनी ड्यूटी जो है ऑनेस्टी के साथ की है कि नहीं की है। लुक हुज टॉकिंग भाईजान, आप सीट जो है उस पर ऑनेस्टी के साथ आए हैं, आपने तो PTI की आप लोग सीटें चोरी करके आए हैं। बहरहाल एनीवेज कहने में क्या है, तो वो कहते हैं जी कि ये जो 2017 का सिट इन हुआ था जिसको के जो है TLP ने करवाया था और इसके ऊपर एक कमीशन सुप्रीम कोर्ट ने बिठाया था जिसको लीड कर रहे थे डॉक्टर अख्तर अली शाह, फॉर्मर KP के पुलिस ऑफिसर हैं। इसके साथ साथ सीनियर PAS के जो ऑफिशियल्स थे खुशाल खान और फॉर्मर IG ताहिर आलम जो थे, वो कहते हैं मुझे नहीं लगता इन्होंने सही काम किया है। ये जब इन्होंने बातें एक TV प्रोग्राम में ख्वाजा आसिफ साहब ने की हैं तो उसके ऊपर अब पाकिस्तान मिलिट्री ने कहा है जी कि ये तो अब हमारे ऊपर बड़ा बैड नेम आ रहा है, तो इसलिए अब पाकिस्तान मिलिट्री ने अकॉर्डिंग टू सोर्सेज बड़ा एक हाई लेवल इंक्वायरी कमीशन बिठाया है जिसको हेड कर रहे हैं एक मेजर जनरल, और वो कहते हैं जी कि वी विल लुक इनटू दीज एलिगेशंस और हम देखेंगे कि क्या वाकई फैज हमीद और अजहर नवीद और जो हैं ये बाजवा साहब का तो पता नहीं, इन्होंने नाम नहीं लिया कि वो लोग सब लोग इन्वॉल्व थे कि नहीं थे, पता चलेगा। सिंध हाई कोर्ट जो है जी उसने डायरेक्ट किया है इंटीरियर मिनिस्ट्री को कि ये जो आपने हुक्म दिया था ट्विटर को या X को सस्पेंड करने का, उसको फौरन विद इन 1 वीक
उसको उस डिसीजन को रिवोक करें। सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अकील अहमद अब्बासी जो हैं वो उन्होंने आज ये जो अपील डाली थी ज़रार खुसरो, जिब्रान नासिर और दूसरों ने कि भाई एक्स को खोला जाए पाकिस्तान के अंदर, उसके ऊपर बात करते हुए कहा कि भाई आपको क्या फायदा है कि आपने एक्स के ऊपर जो है वो रोक लगाई हुई है, क्योंकि मिलियंस ऑफ पाकिस्तानीज जो हैं इसको यूज करते हैं और सिंस फरवरी आपने इसकी सर्विसेज जो है बंद की हुई हैं। उस वक्त एक्स जो है उसने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने कहा था कि ये बड़ा ही नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं और जो है ये इसको मिस यूज किया जा रहा है, जिसकी की वजह से मुल्क में बड़ी अफरा तफरी फैली जा रही है और इसको बंद कर दिया था फौरन पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशंस अथॉरिटी ने। उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने कहा जी कि हमको डायरेक्टिव जो थी वो डायरेक्टली इंटीरियर मिनिस्ट्री और इंटेलिजेंस एजेंसी से आई थी, जिसके बाद हमने एक्स को बंद किया था। तो बहरहाल जी अब उन्होंने कहा जी कि आप जवाब दें इस सिलसिले में सिंध हाई कोर्ट ने, तो अब पता नहीं ये क्या जवाब देते हैं, ये एक्स को खोला जाता है पाकिस्तान में कि नहीं। बहरहाल आज तो काफ़ी अदालत ने इनको खींचा। फॉर्मर सिंध टेक केयर चीफ मिनिस्टर जो हैं जस्टिस रिटायर मकबूल बाकिर, उनको अपॉइंट किया जा सकता है नया गवर्नर सिंध का और रिप्लेस किया जा सकता है कामरान खान तिसोरी को। ये जो रिपोर्ट्स हैं ये काफ़ी दिनों से आ रही थी और ये जब से ये फरवरी 8 के इलेक्शंस हुए थे यहाँ पे सिंध में काफ़ी मसाइल पैदा हुए थे, तो उस सिलसिले में, और आप कराची में तो आपको पता ही है कि जिस तरह से चोरियां और डकैतियां और जो कुछ हो रही हैं, तो उस सिलसिले में लग रहा है कि जैसे ये शायद नहीं चीज़ों को संभाल सक रहे थे और उसकी वजह से शायद अब नए गवर्नर लाए जा रहे हैं जो हैं, और अब पता नहीं गवर्नर साहब भी क्या करेंगे। बहरहाल बाकिर साहब जो हैं उन्होंने इंटरिम सिंध चीफ मिनिस्टर के तौर पर काम किया था अगस्त 17, 2023 से फरवरी 27, 2024 के बीच में। उन्होंने सर्व किया है सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर भी बिटवीन 2015 टू 2022। चीफ जस्टिस ऑफ सिंध हाई कोर्ट भी रहे हैं बिटवीन 2013 टू 2025। तिसोरी साहब जो हैं उन्होंने जो है अभी थोड़ा अर्सा पहले ही अक्टूबर 10, 2022 को गवर्नर का ओथ जो था वो लिया था, लेकिन लग रहा है कि जैसे चीज़ें उनके हाथ से निकल रही हैं। ISPR की आज एक रिपोर्ट आई थी जी और प्रेस रिलीज आई थी, उसके मुताबिक 7 टेररिस्ट जो हैं उनको मार गिराया है पाकिस्तानी फोर्सेस ने एट पाक अफगान बॉर्डर इन नॉर्थ वजीरिस्तान। ISPR ने बताया जी कि ये लोग जो हैं इनकी जो मूवमेंट थी वो सिक्योरिटी फोर्सेस ने स्पिन काय के गुलाम खान के एरिया में फाइंड आउट की थी और फिर हमें इतला दी थी, तो हमने इनके ऊपर अटैक किया, बहुत हैवी जो है फायरिंग का एक्सचेंज हुआ, उसके बदले में ये 7 टेररिस्ट जो हैं इनको मार गिराया गया और इनके कब्जे से बहुत सारा एम्युनिशन और एक्सप्लोसिव्स जो हैं वो भी मिले हैं। ISPR की प्रेस रिलीज ने कहा कि जी हमने अफगान अथॉरिटीज को बहुत दफा कहा है कि आप अपने ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करें और अपनी सॉइल को पाकिस्तान के ऊपर टेररिज्म के लिए यूज मत करने दें, लेकिन अभी तक अफगान गवर्नमेंट ने कुछ भी उसके ऊपर नहीं किया है। लेकिन हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं वो कमिटेड और डिटर्मिन्ड हैं कि हम ना सिर्फ अपने बॉर्डर्स को सिक्योर करेंगे बल्कि मुल्क से टेररिज्म को भी खत्म करेंगे। ठीक है जी, ऐसा है। हिंदुस्तान के अंदर वही बात है, लोकसभा के इलेक्शंस आ रहे हैं तो हर कोई जो है वो आ गया है मैदान में। अब जो PDP की प्रेसिडेंट है महमूदा मुफ्ती साहिबा, जिन्होंने कि बहुत लंबा अरसा जो है अलायंस में बीजेपी की में गवर्नमेंट चलाई, अब वो जी लंबे लंबे सफ़र कर रही हैं, 60 किलोमीटर का सफ़र कर रही हैं, 30 विलेजेस को टच कर रही हैं और जो विलेजेस अभी तक टच कर चुकी हैं वो हैं इमाम साहिब, नरवेनी और वाची के विलेजेस। और वहाँ पे पहले तो ये लोग जब करते थे तो कहते थे हम जब आएंगे आपको बिजली देंगे, सड़क देंगे, पानी देंगे। अब इन्होंने अपना नैरेटिव चेंज कर दिया है, अब ये कोई सड़क पानी बिजली के लिए नहीं है और उन्होंने खुद भी बोल दिया कि इस दफ़ा ये सब चीज़ों के लिए मैं आपसे वोट नहीं मांग रही, मैं जो है उसमें पार्लियामेंट में बैठने की भूखी नहीं हूँ, मैं इसलिए आपके पास आई हूँ क्योंकि हमारी आइडेंटिटी जो है हमसे खींची जा रही है, उसके लिए आपको आवाज़ उठाना पड़ेगा और अगर आप मुझे इलेक्ट करेंगे तो पार्लियामेंट में मैं आपकी आवाज़ जो है जाके उठाऊंगी। ये चाहते हैं, यानी कि बीजेपी की तरफ उनको इशारा था, बीजेपी की सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ, कि वो चाहते हैं हम सरेंडर कर रहे हैं और अपनी डिफीट एक्सेप्ट कर लें, हमारी जॉब्स ले लें, लेकिन ऐसा नहीं होगा। जो पोस्टर्स आजकल सड़कों पे वहां पे लगे हुए हैं वो कह रहे हैं कि जी आप अगर अपने वतन से मोहब्बत करते हैं तो ऐन आपके फेथ का ये हिस्सा है। इसके अलावा फैज़ अहमद फैज़ साहब के जो एक नज़्म है उसके भी बोल जो हैं इन पोस्टर्स पे लिखे हुए हैं, बोल के लब आज़ाद हैं तेरे, वो भी लिखा हुआ है। वो कहते हैं जी कि हमसे हमारी अब ज़बान भी खींची जा रही है। मेरे बच्चे जो थे वो दिल्ली में पढ़ते थे, मेरी बेटियां यानी, लेकिन मैं हमेशा कोशिश करती थी उनको कश्मीरी सिखाऊं, तो आप भी अपने बच्चों को कश्मीरी सिखाएं। इंग्लिश उर्दू तो वो स्कूलों में सीख ही लेंगे। लैंग्वेज आपकी जो होती है आपकी आइडेंटिटी होती है। हमारी लैंड ये खींच सकते हैं, हमारी ज़बान नहीं खींच सकते हमसे।
तो बड़ी उन्होंने जनाब ये स्पीचें कर रहे हैं। ठीक है भाई, क्या बात है। लेकिन ये जो चीज़ है ना फैज़ अहमद फैज़ साहब की, बोल के लब आज़ाद हैं तेरे, ये बड़ी अब पकड़ रही है, जोर पकड़ रही है हिंदुस्तान में। आपको पता है कि JNU जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में भी जब बड़े एक्सेसेस, पुलिस एक्सेसेस दिखाए गए थे, उस वक्त भी उन बच्चों ने भी ये पढ़ी थी नज़म, बोल के लब आज़ाद हैं तेरे। तो बड़ी जनाब ये फैज साहब की नज़म जो है मशहूर होती जा रही है। अच्छा जनाब, इंडियन एम्बेसडर टू आयरलैंड अखिलेश मिश्रा, मजद भाई वही सही सेम जो यहाँ पे कनाडा में भी होते थे, आपको याद है, काउंसिल जनरल थे इंडिया के यहाँ पे टोरंटो में, बहुत अच्छे। अखिलेश मिश्रा साहब जो है ही इज एक्चुअली फेसिंग अ लॉट ऑफ बैकलैश, क्योंकि उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है द आयरिश टाइम्स को, और उसमें उन्होंने मोदी जी की बेशुमार तारीफें कर दी हैं। उन्होंने कहा जी कि मोदी जी जो हैं वो बड़े ही अच्छे बंदे हैं और बड़े ही पॉपुलर हैं, अनप्रेसिडेंटेड पॉपुलैरिटी उनकी सिर्फ अपने खुद के मुल्क इंडिया में नहीं है बल्कि बाहर भी है, इसलिए कि उनका बड़ा पर्सनल कैरेक्टर हाई है, इंटेग्रिटी है, बड़ी लीडरशिप है, इनोवेशन को बड़ा पसंद करते हैं, इंक्लूसिव गवर्नेंस और सस्टेन्ड डेवलपमेंट के ऊपर बिलीव करते हैं, और एक टोला है हमारा, एक इकोसिस्टम बना हुआ है करप्शन का, वो टोला जो उस इकोसिस्टम में है वो चाहता नहीं है कि मोदी जी जो हैं वो जीतें। और पिछले 55 इयर्स में से जो रूल चल रहा था उसमें जो फर्स्ट 30 इयर्स थे उसमें एक सिंगल डायनेस्टी की पार्टी जो थी हिंदुस्तान को रूल कर रही थी। अब जब इन्होंने ये बातें कही तो कांग्रेस तो अब इस पे चैन से नहीं बैठ सकती थी। ऑफ कोर्स कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज कम्युनिकेशंस जयराम रमेश जो हैं उन्होंने फिर बड़ा इनके ऊपर एतराज किया। उन्होंने कहा जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को डिफेंड करना एक बात है, लेकिन ऑपोजिशन को हिट करना वो भी ऐसे ओपनली और वो भी गलत बातें करके ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है, और एक एम्बेसडर के लिए तो बिल्कुल ही एक्सेप्टेबल नहीं है, इवन इफ वो एक पॉलिटिकल अपॉइंटी है। हां मुझे पता है कि ये पॉलिटिकल अपॉइंटी नहीं है, ये इनका बड़ा लॉन्ग जो है डिप्लोमेटिक करियर है, लेकिन इनके कमेंट्स जो है जयराम रमेश साहब ने कहा कि अखिलेश मिश्रा साहब के कमेंट्स शेमफुल, डिसग्रेसफुल और कंप्लीटली अनएक्सेप्टेबल हैं, और ये इनके जो सर्विस रूल्स हैं उनको ब्रीच करते हैं। तो मैं मांग करता हूं कि इनको फौरन सैक किया जाए। इनका बिहेवियर डिसग्रेसफुल और अनप्रोफेशनल है, लेकिन जाहिर है कि मोदी जी को इनका ये जो बिहेवियर है बहुत ही अच्छा लगेगा, और अगर ये मोदी जी को खुश करने के लिए था फिर ये बिल्कुल ठीक है। Mayan, what is going on? What is going on in this country? What is going on? हैं जी, हम खाली पाकिस्तान को रोते थे, इंडिया में क्या हो रहा है अब देखें जरा। अच्छा जनाब, आज बड़ा जो है वो टेल ऑल टाइप का इंटरव्यू एक दिया है बोनी कपूर साहब ने, और उसमें उन्होंने कहा जी कि हमको बॉम्बे, मेरे फादर को बॉम्बे जो थे पृथ्वी राज कपूर साहब लेकर आए थे, और जो है हमारे ऊपर बड़े बुरे हालात थे, क्योंकि मेरे वालिद साहब जो हैं वो तकरीबन 10 से 12 जॉब्स जो हैं वो खो चुके थे, क्योंकि ये जो वर्कर्स थे और यूनियंस थी उनके लिए खड़े होते थे और उनके कॉज के लिए बात करते थे, तो जो मालिक हैं उनको निकाल देते थे। तो जिस वक्त हमारी ग्रैंड मदर की डेथ हुई तो उस वक्त मैंने और अनिल कपूर ने, हम दोनों भाइयों ने डिसाइड किया कि अनिल कपूर एक्टिंग करेगा और मैं जो है प्रोडक्शन करूंगा, क्योंकि हमारे हालात बहुत ही पतले थे। हमारे वालिद साहब जो हैं बेतहाशा डेट में थे, उनको हार्ट अटैक भी आ चुकी थी, तो हम उनको स्ट्रेस नहीं देना चाहते थे, लेकिन हमने मुंबई में रहना किधर था। तो उन्होंने कहा जी कि राज कपूर साहब ने फिर बड़ी हमें मोहब्बत दिखाई और उनके, लेकिन हम सर्वेंट क्वार्टर में रहते थे, वहां पे रहते थे, और फिर वहां से फिर हम राइज किए हैं। तो बड़ी रेवलेशन की है इन्होंने, क्योंकि आजकल तो आप सोच ही नहीं सकते कि कपूर फैमिली सर्वेंट क्वार्टर में किसी की रहेगी। बड़े जी पैसे वाले लोग हैं ये, ठीक है जी। और जनाब दीपिका पाडुकोण देखी गई वापस रोहित शेट्टी के सिंघम अगेन के सेट के ऊपर, तो फैंस और लोग जो हैं वो बड़े परेशान हो गए, क्योंकि ये बहुत ही टाइट बेल्ट पहन के और जो है पुलिस के यूनिफॉर्म में नजर आई। आपको पता ही है कि अभी फरवरी में इन्होंने और इनके हस्बैंड रणवीर सिंह ने अनाउंस किया था कि शी इज एक्सपेक्टिंग हर फर्स्ट चाइल्ड, तो लोग बड़े हैरान हो गए। उन्होंने कहा जी कि इनका ना तो बेबी बम्प नजर आ रहा है, ना कोई डिस्कम्फर्ट नजर आ रहा था, और बड़ा पुलिस का यूनिफॉर्म और पीछे बन बनाया हुआ और ग्लासेस लगाए हुए यहाँ पे मौजूद थी, और ये जो है शक्ति शेट्टी का रोल प्ले कर रही हैं पुलिस ऑफिसर का, और ये काफी बड़ी मेगा मूवी है। इसके अंदर अजय देवगन, रणवीर सिंह, अक्षय कुमार, करीना कपूर और दीपिका पाडुकोण नजर आएंगी। तो फैंस ने कहा कि जब तक उसकी तबीयत ठीक है वो काम कर सकती है, बात तो वैसे यही है, लेकिन जो है वैसे। अच्छा जनाब, हमारी जो कनेडियन गवर्नमेंट है वो अब जो अपने जो बजट के जो प्लान्स है ना जी, उसके अंदर अब टेलर स्विफ्ट को
के कॉन्सर्ट्स को यूज कर रही है। कल अगर आपने फाइनेंस मिनिस्टर क्रिस्टिया फ्रीलैंड की स्पीच बजट की सुनी होगी तो उसमें उन्होंने कहा जी कि हमारी जो फ्रेश पॉलिसीज हैं उसमें हम इंश्योर करेंगे कि ये जो कॉन्सर्ट टिकट्स जो हैं उनका जो स्कैम आता है वो भी ना आया जाए, और ये जो बहुत लंबे लंबे पैसे लोग उनको अनफेयर मीन से कमाते हैं उसको भी जो है हम जो कम करेंगे। नाम तो नहीं उन्होंने लिया टेलर स्विफ्ट का, लेकिन लगता है कि उसको इन्वॉल्व कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि टेलर स्विफ्ट के जो फैंस थे उनको बहुत ज्यादा स्कैम किया गया था, उनके जो कॉन्सर्ट टिकट्स थे उनको ये कह के उनको बेचा जा रहा है, कहीं से सस्ते उन्होंने ले लिए थे और फिर बहुत हाई प्राइस पे उसको बेचा था। आपको पता ही है कि अर्लियर दिस ईयर वैंकूवर के अंदर जो है फिर वो जो पुलिस थी उसने ये सारे का सारा जो है मसला सामने लेकर आए थे टिकट स्कैम्स का, और अपने फेसबुक और सोशल मीडिया पे उन्होंने बयान किया था कि कैसे जो है टेलर स्विफ्ट के टिकट्स बेचने के लिए कुछ लोगों ने बहुत सारे लोगों से बहुत लंबे पैसे लिए। तो जनाब अब ये इस जो है इसके ऊपर भी फेडरल गवर्नमेंट रोक लगाएगी। और जनाब एक रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक कनाडा जो है पेरिस ओलंपिक्स में 22 मेडल्स जीत सकता है ऑल टुगेदर, जिसमें के 6 गोल्ड होंगे। ये सारे आंकड़े जो निकाले हैं ये नीलसन ग्रेस नोट स्पोर्ट्स वालों ने निकाले हैं। वो कहते हैं जी कि कनाडा जो है उसने 24 मेडल्स विन किए थे, इंक्लूडिंग 7 गोल्ड एट टोक्यो ओलंपिक्स इन 2021। 44 इन्होंने विन किए थे 1984 में लॉस एंजलिस ओलंपिक्स के ऊपर। लेकिन जाहिर है कि यूएसए और चाइना हमेशा टॉप पे रहते हैं, नंबर 1 और नंबर 2 जो है वो टीम रहते हैं, और ओवरऑल जो मेडल काउंट होता है इनका उसमें सबसे ऊपर यही चल रहे होते हैं। यूएसए जो है उसने 123 विन किए थे इंक्लूडिंग 39 गोल्ड चाइना के अंदर, लेकिन नहीं इन ओलंपिक्स के अंदर, और चाइना जो था लेकिन उसके जो थे 35 गोल्ड और 89 गोल्ड मेडल्स थे। तो यानी कि टोक्यो ओलंपिक्स की अभी हम बात कर रहे हैं, तो फिर से ये फर्स्ट और सेकंड थे। तो ये अब अगर इतने ज्यादा फिर से यूएसए सबसे ज्यादा मेडल्स जीतेगा तो फिर इट इज गोइंग टू बी स्ट्रेट 8th टाइम के ये जीतेंगे समर गेम्स के अंदर इतने ज्यादा मेडल्स। 1992 में जो बार्सिलोना में जो हुए थे ओलंपिक्स उसमें भी ये दोनों फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे रहे थे। यूएसए जो थी उसने टॉप पोजीशन जो समर गेम्स 2008 में जो बीजिंग में हुई थी उसमें नहीं लिए थे, क्योंकि उसमें चाइना ने सबसे ज्यादा मेडल्स विन किए थे। इसके अलावा वो कहते हैं जी कि इन्होंने जो प्रेडिक्शंस की हैं वो ये की हैं कि ब्रिटेन जो है ऑल टुगेदर 66 मेडल्स जीतेगा, 13 गोल्ड होंगे, फ्रांस 55, 28 गोल्ड, ऑस्ट्रेलिया 50 ऑल टुगेदर मेडल्स जीतेगा, 13 उसमें गोल्ड होंगे, जापान 49, 13 विल बी गोल्ड, इटली 47, 12 गोल्ड, नेदरलैंड्स 38 ऑल टुगेदर, 18 गोल्ड, जर्मनी 36 ऑल टुगेदर, 9 गोल्ड, साउथ कोरिया 24 altogether, 9 gold, Spain 20 altogether, 5 gold, Hungary 19 altogether, 5 gold, Brazil 18 altogether, 9 gold, Turkey 13 altogether, 4, और इस तरह बहुत सारे कंट्रीज के बारे में इन्होंने जो दी हैं। वो कहते हैं जी कि लेकिन इस दफा लग रहा है कि जैसे पेरिस भी और जीत सकता है ज्यादा गोल्ड, क्योंकि आज तक तो जो फ्रांस था वो सिर्फ 15, 16 और या 19 मैक्सिमम उसमें इवेंट्स में पार्टिसिपेट करता था। इस दफा वो 25 स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो हो सकता है उसके इस दफा ज्यादा होंगे। वर्ल्ड एथलेटिक्स वाले जो हैं जी उन्होंने अचानक से ये अनाउंस कर दिया है कि पेरिस 2024 की जो गेम्स होंगी उसके अंदर जो है तकरीबन $50,000 जो हैं वो मिलेंगे एथलीट्स को। इसके ऊपर जो है वो जो हैं प्रेसिडेंट जो हैं सेबेस्टियन को, उन्होंने जब ये अनाउंसमेंट की थी तो इसको ज़्यादा अच्छी तरह से नहीं देखा गया था, और जो है वो डेविड लेपर्टेट जो हैं इंटरनेशनल फेडरेशन के जो की बात करते हुए, ही हिमसेल्फ इज़ अ प्रेसिडेंट ऑफ साइकिलिंग एसोसिएशन, तो ये इसके ऊपर इंटरनेशनल फेडरेशन के ऊपर बात करते हुए उन्होंने कहा जी कि अगर ये सब लोग इसी तरह से अनाउंसमेंट्स करना शुरू कर देंगे जैसे कि अभी वर्ल्ड एथलेटिक्स ने किया है, तो फिर जो फ्यूचर में आने वाले एथलीट्स हैं वो डिस्करेज होंगे, हर कोई कंपीट भी नहीं करेगा, और वो कहेंगे कि जी नहीं हमको सिर्फ जो है वो एक ही स्ट्रीम में जाना चाहिए, ज्यादा स्ट्रीम्स में नहीं जाना चाहिए, जो कि बहुत ज्यादा हेल्दी नहीं है। इससे पहले उन्होंने अनाउंस किया था वर्ल्ड एथलेटिक एसोसिएशन ने कि जी हम $540 मिलियन जो है एलोकेट कर रहे हैं 28 स्पोर्ट्स के लिए,
और जो था ये इसको उस वक्त भी अच्छी तरह से नहीं देखा गया था। और वो कहते हैं जी कि ईच एथलेटिक जो है प्लेयर उसको जो है काफ़ी सारे जो है पैसे मिलेंगे। तो तकरीबन 2.4 मिलियन पर एथलीट की उन्होंने बात की थी। तो वो कहते हैं जी कि ये अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ ओलंपिक्स एंड अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ गेम्स है, ऐसे किसी एक स्ट्रीम को इतने पैसे दे देना ताकि दूसरे लोग जो है डिप्राइव्ड फील करें, तो ये बिल्कुल ठीक नहीं है। अच्छा जी, बाबर आजम साहब जो हैं वो जो न्यूजीलैंड के साथ अब मैचेस होने वाले हैं उसमें तमाम 5 जो मैचेस हैं सीरीज़ के उसमें नहीं खेलेंगे। आज इस चीज़ का जिक्र जो है इनके कोच जो हैं हेड कोच अजहर महमूद साहब ने रिपोर्टर्स के साथ किया, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हो रही थी रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में उसमें। और आपको पता ही है कि अजहर महमूद साहब को भी टेम्प्रेरी बेसिस के ऊपर पीसीबी ने हायर किया हुआ है जब तक कि वो फाइनलाइज नहीं कर लेते कोई फॉरेन कोच, लेकिन इनको इजाज़त पूरी दी हुई है, फ्री हैंड पूरा इनको दिया हुआ है, इनको भी और बाकी कोचिंग स्टाफ को भी, कि आप जो सिलेक्ट करना चाहते हैं प्लेयर्स वो करें। उसी सिलसिले में ये आज बात कर रहे थे। वो कहते हैं जी कि हम उनको रेस्ट करना चाहते हैं कुछ गेम्स के लिए, लेकिन अब सिचुएशन पर डिपेंड करेगा क्योंकि पाकिस्तान के और बहुत सारे मैचेस हैं, ना सिर्फ न्यूजीलैंड के साथ बल्कि 12 और मैचेस हैं। एक है आयरलैंड के साथ और फिर एक है यूके इंग्लैंड के साथ जो हैं। तो हम देखना चाह रहे हैं, हमारे पास बहुत सारा नया टैलेंट भी आ गया, हम देख रहे हैं कि कौन से बेस्ट कॉम्बिनेशन देगा हमको। T20 वर्ल्ड कप जो भी आने वाला है जून 6 से जो शुरू हो रहा है उसके लिए हम सिलेक्ट करेंगे। प्लेयर्स को भी अंदाज़ा होएगा कि वो कितने पानी के अंदर हैं। तो हम चाहते हैं कि हम जब जो हमारा बेस्ट जो है 11 उतरे वर्ल्ड कप के मैचेस के लिए T20 गेम में जून में, तो इसलिए हम कुछ को रेस्ट कर रहे हैं और कुछ को नहीं। ये तो हमने आपको कल भी बताई थी कि वर्कलोड जो है वो कम कर रहे हैं उसका प्लेयर्स का जो है पीसीबी वाले। इस्लामाबाद सिटी पुलिस जो है ट्रैफिक पुलिस जो है उसने पूरा एक प्लान जो है वो चाक आउट किया है। ये जो रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में न्यूजीलैंड के साथ मैचेस होने वाले हैं उसके लिए उन्होंने कहा जी कि ये मैचेस जो हैं पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में होंगे अप्रैल 16 से 21 में। इसके लिए हमने पूरा एक जो है अपने सोशल मीडिया के ऊपर भी डाला है और हम पूरी एक अवेयरनेस कैंपेन भी चला रहे हैं रेडियो 88.6 के ऊपर, और उनको बता रहे हैं कि आपने कौन कौन से इंटरचेंज और एक्सचेंज और इलाकों से और रोडों को से गुजर के जो है वो जाना है। इसके लिए सिटी पुलिस कहती है जी कि हमने 7 डेप्यूटी एसपी सर्कल्स इंचार्ज, 40 इंस्पेक्टर्स, 318 वार्डन्स, ट्रैफिक असिस्टेंट पर्सनल जो है एडिशनल पर्सनल, इसके अलावा और भी बहुत सारे वो हमने एम्प्लॉय किए हैं ताकि जो ट्रैफिक का फ्लो है वो ठीक रहे और लोगों को मैचेस के बीच में कोई प्रॉब्लम्स ना होएं। ठीक है जी। एंड एब्सोल्युटली अवर लास्ट न्यूज जनाब, 22 टाइम्स टाइटल जीतने वाले राफेल नडाल जो हैं उनको डिफीट कर दिया सेकंड ही राउंड के अंदर 7-5 7-6 में जो ऑस्ट्रेलियन है एलेक्स डी माइनर इन बार्सिलोना ओपन। और आपको पता ही है कि बहुत अरसे से राफेल नडाल साहब जो हैं वो बहुत सारी अपनी इंजरीज जो हैं वो बैटल कर रहे थे और तकरीबन 3 महीने के बाद वो वापस आए हैं, लेकिन वो अपना जो है कंटिन्यू नहीं रख सके गेम को और सेकंड राउंड में ही उनको बाहर निकाल दिया गया। ठीक है जी, हार गए वो।